यार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी के लिए बिहार एक परिचय। इसको हम कैसे पढ़ेंगे और ये कितनी इम्पोर्टेंट है हमारी बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए। अगर आप भी 67वीं बीपीएससी की फॉर्म को भरना चाहते हैं प्रीलिम्स के लिए, तो बिहार के बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिहार बीपीएससी जो है वो बिहार का एग्ज़ाम है, बिहार का हाईएस्ट बेहतरीन एग्ज़ाम है। इससे बड़ा एग्ज़ाम बिहार में नहीं होता है, क्योंकि इस बीपीएससी के अंडर में एसडीएम और कई सारे बड़े बड़े पोस्ट आते हैं। तो अगर आपको बीपीएससी की तैयारी करनी है तो आप बिहार से पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि मैं बिना बिहार को पढ़े बीपीएससी का प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू पास कर लूँगा, क्योंकि प्रीलिम्स में ही आपको बिहार से अकेले 18 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप पीछे के क्वेश्चंस को आप चेकआउट करेंगे, जैसे 65वीं, 66वीं, 64वीं, 63वीं, 62वीं, 61वीं बीपीएससी के पेपर्स को चेक करेंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि 18 से 20 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन तो एकदम जरूर पूछे जाते हैं बिहार से। तो बिहार के बारे में आपको पता होना चाहिए कि बिहार क्या है, क्यों है, इसकी भौगोलिक परिचय क्या है, इसका राजनीतिक परिचय क्या है, इसमें राजनीति में बिहार ने कितना अपना योगदान दिया, इतिहास में बिहार का क्या योगदान रहा है, बिहार का पुराना इतिहास क्या है, नया इतिहास क्या है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि आप इतिहास में पढ़ते हैं, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं, उसके बाद आप मध्यकालीन भारत पढ़ते हैं यानी कि मिडाइवल इंडिया पढ़ते हैं, उसके बाद आप प्राचीन भारत या प्राचीन विश्व यानी कि 3 तरह की हिस्ट्री में पढ़ते हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। ये 3 जो इतिहास में पढ़ते हैं, वैसे ही हमें बिहार में भी पढ़ना है कि हमारा प्राचीन में बिहार कैसे था, मध्य में बिहार कैसा था, अब आधुनिक बिहार कैसा है, कौन सा जिला कैसा है, कहाँ है, वो सारी चीज़ें, उसका मैप आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम बिहार एक परिचय, ये कमर हसन और इम्तियाज अहमद के द्वारा लिखी गई किताब है और ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है फॉर बीपीएससी। अगर आप बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये बहुत ही बेहतरीन किताब है, इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। इसकी 2 किताब आती है। ये अभी जो आप बुक देख रहे हैं ये थ्योरी की किताब है। इसमें आपको पूरी की पूरी मतलब लिखी हुई बात है, ये स्रोत लिखा हुआ है कि बिहार कैसे था, इसका इतिहास कैसा रहा, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। इसी का एक और पार्ट आता है जो कि आपको ऑप्शनल होता है, मतलब वस्तुनिष्ठ होता है, वो वन लाइनर होता है। इस किताब को पढ़ने के बाद आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं कि इस किताब से आपने कितना पाया, कितना गेट किया, कितना चीज़ें आपको याद हुई, वो आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस किताब को हमें कैसे रीड करना है, कैसे हमें इस किताब को पढ़ना है, ताकि हम इस किताब से बहुत सारी जानकारी हासिल कर सकें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि पढ़ते हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ लेते हैं और उनको कुछ पता नहीं होता है, उनका सिलेक्शन भी नहीं होता है। तो आपको एक स्मार्ट स्टडी करना है। स्मार्ट स्टडी कैसे होता है, जैसे देखिए ये बिहार की किताब है, ये इम्तियाज अहमद की बुक है और ये आपको किसी भी लोकल शॉप पे मिल जाएगी। ये मुझे 115 रुपये में पड़ा था मेरे यहाँ। आपके यहाँ हो सकता है जो इसका रेट है वो थोड़ा कम ज़्यादा होता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे, देखिए किसी भी किताब को पढ़ने का एक तरीका होता है। अगर आप बिना तरीके के उस किताब को पढ़ेंगे तो वो किताब ना आपके समझ में आने वाली है और ना ही आपके याद होने वाली है। कई लोग क्या करते हैं कि बस किताब खरीदते हैं और पहला चैप्टर पढ़ना शुरू कर देते हैं। उनको बिल्कुल इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि पहले चैप्टर में क्या दिया है और जो दिया है वो क्यों दिया है। ये सारी चीज़ें आपको समझना होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिस्ट देखिए कि इस किताब में आप क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए अगर हम कहीं जाते हैं तो हमें पहले से पता होता है कि हम वहाँ क्यों जा रहे हैं, वहाँ पे हमारा क्या काम है। जब हमें ये सारी चीज़ें पता होती हैं तो हम अपना एक टाइम ड्यूरेशन बना लेते हैं कि हमारा वहाँ पे काम इतने समय में ख़त्म हो जाएगा और हम यहाँ पे लौट आएंगे, या वहाँ पे हमें कितने दिन रहना है। ये सारी चीज़ें हमें पता चलती है कब, जब पहले से पता होता है मोटा मोटा कि हमें वहाँ पर करना क्या है, जाकर हम क्यों जा रहे हैं वहाँ। वैसे ही इस किताब की है, बिहार के इस विषय सूची में यहाँ पे आप लिस्ट में देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है बिहार ऐतिहासिक संपदा। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है बिहार ऐतिहासिक संपदा। यानी कि अगर आपको यही नहीं पता है कि इस किताब में हम क्या क्या पढ़ेंगे तो आप चैप्टर बाय चैप्टर कुछ भी पढ़ जाओ, आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप बुक लिस्ट में ये जो चेक लिस्ट दिया होता है, यहाँ पे जो पॉइंट दिया है, इसको आप जरूर चेक करें, उसको समझें कि बिहार में ऐतिहासिक संपदा का मतलब क्या है। बिहार के ऐतिहासिक संपदा से इसका अर्थ यह है कि बिहार में जो प्राचीन में कौन कौन सी ऐतिहासिक चीज़ें रही हैं जिसकी वजह से हम बिहार को समझ सकते हैं।
तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बिहार में ब्रिटिश विरोधी संघर्ष, जैसे कि एक भारत में है ब्रिटिश विरोधी, वैसे ही बिहार में बिहार का क्या योगदान रहा है ब्रिटिश संघर्ष में, अंग्रेजों को भगाने में, यानी कि देश से निकालने में बिहार का क्या संबंध है, बिहार का कितना संघर्ष है, ये चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेंगी। राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार, ऐतिहासिक विविधता, बौद्धिक विरासत। बौद्धिक विरासत बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। कला एवं संस्कृति, बिहार की कला और संस्कृति के बारे में आपको पता चलेगा। पर्यटन एवं खेल जगत, राज्य व्यवस्था, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दी गई है। अगर आप इसको मिसगाइड कर देते हैं, मिस कर देते हैं, तो आप चैप्टर्स को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले आप ये समझिए। उसके बाद दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आप देखिए मैप दिया हुआ है, ये हमारे बिहार का मैप है। सबसे पहले तो आपको बिहार का मैप आपके पूरे दिमाग में छप जाना चाहिए कि कौन सा जिला कहाँ है, क्योंकि हम बीपीएससी की परीक्षा के लिए बैठने वाले हैं, किसी रेलवे की या एसएससी की वन लाइनर क्वेश्चन के लिए नहीं बैठ रहे हैं। ये जो मैप है ये आपकी पूरी की पूरी माइंड में सेट हो जानी चाहिए। यहाँ पे देखिए कैमूर है, सासाराम, बक्सर, आरा, पटना और यहाँ पे औरंगाबाद, गया, ये सारी चीज़ें आपके मैप आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन सीधे मैप से पूछा जाता है। और कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीपीएससी में कि जैसे बक्सर के 2 जिला छोड़ने के बाद उत्तर में कौन सा जिला है या दक्षिण में कौन सा जिला है, बक्सर के दक्षिण में कौन सा जिला पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। नेपाल से सटे सभी जिला के नाम बताइए, उत्तर प्रदेश से सटे सभी जिला के नाम बताइए। तो ऐसे आपको क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। तो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमें बिहार का जो मैप है वो हमारे दिमाग में होना चाहिए। इसीलिए सबसे पहले ये मैप यहाँ पे दे दिया गया है। और एक बहुत बड़ा सा मैप मिलता है, आप देखते होंगे राजनीतिक मैप बड़ा सा मिलता है मार्केट में, आप उसको भी खरीद लें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं है। तो उस मैप में बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। और आप एटलस का भी इस्तेमाल करें बिहार को समझने के लिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप मैप को समझेंगे उतना ही ज़्यादा क्वेश्चंस आपके बनने वाले हैं बीपीएससी में। तो मैप बिल्कुल भी आपको नहीं छोड़ना है, मैप को पढ़ना ही पढ़ना है, उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो ऑप्शन नहीं है। मैप आपको पढ़ना पड़ेगा और पूरा मैप आपके दिमाग में होना चाहिए कि आंख बंद करो तो मैप बन जाना चाहिए। और कौन से जिले के बगल में कौन सा जिला है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बीपीएससी में बैठने वाले बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि पूरा का पूरा मैप चाट गए हैं, एकदम दिमाग में उनके है। तो आप ऐसा सोचते हैं कि इस जिले के बगल में वो जिला है, इससे क्या फर्क पड़ता है, ये थोड़ी पूछेगा, तो आप बिल्कुल भूल कर रहे हैं। कई बार पूछ देता है समस्तीपुर के उत्तर में कौन सा जिला है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दरभंगा, यहाँ मुजफ्फरपुर। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तब जाके बीपीएससी क्लियर होता है। तो मैप तो बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम बिहार की ऐतिहासिक संपदा। बिहार की ऐतिहासिक संपदा, देखिए किसी भी चैप्टर को या किसी भी किताब में कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसको अगर आप एक बार में याद कर लेना चाहते हैं, एक बार में अगर आप उसको समझ लेना चाहते हैं, तो उसकी बहुत सिंपल सा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको उस चैप्टर के बारे में पता होना चाहिए कि उस चैप्टर में हमें क्या सीखने को मिलेगा। जैसे बिहार की ऐतिहासिक संपदा, अतीत की घटनाओं का प्रामाणिक विवरण ही इतिहास कहलाता है। यह प्रामाणिक विवरण मानक स्रोतों पर आधारित होता है जो साहित्यिक एवं पुरातात्विक श्रेणियों में विभाजित है। यहाँ पे आपको इस चैप्टर में अध्याय 1 में हमें ये सीखने को मिलेगा कि इसकी कौन कौन सी ऐतिहासिक संपदा रही है, यानी कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी किताबें हैं, कौन सा स्रोत है, जिससे कि हम बिहार को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, बिहार को जान सकते हैं। क्योंकि किसी भी इतिहास को समझने के लिए किताबों का, स्रोत का, सिक्के का, किसी न किसी चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, तभी तो हम उसके बारे में पता लगा पाएंगे कि हाँ पहले ऐसे था और अब ऐसे है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें पता चलेंगी कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है, आपको बड़ी डिटेल से इसमें सारी चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पे आप देखिए स्रोत, बिहार के इतिहास के अध्ययन संबंधी स्रोत अनेक हैं, इनमें पुरातात्विक सामग्री भी है और साहित्यिक भी। पूर्व ऐतिहासिक युग के लिए मुंगेर, चिरांद, चेचर, सोनपुर, मनेर एवं ताम्र प्रसत्र युगीन वस्तुएं और मृद भांड उपलब्ध है। यानी कि ये बता रहा है कि इस किताब में जो चीज़ें लिखी गई हैं, वो जो बिहार के बारे में लिखी गई हैं, उसका स्रोत कौन कौन सा है, कहाँ से पता चला कि बिहार कैसा था। तो जब आप ऐसे समझिए, पहले हेडिंग को समझिए। देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हेडिंग नहीं समझते हैं, मतलब जो टॉपिक है अध्याय 1 का, जो चैप्टर का नाम है, वो उसे नहीं समझते हैं, उनको पूरा किताब समझना है। अरे किताब का 50% पार्ट तो इस हेडिंग में लिखा होता है कि ये क्या है, इस किताब में आपको क्या पढ़ना है, पहले ये तो पता चले।
जैसे ही आपको ये पता चल गया कि किताब में हमें ये चीज़ें पढ़नी है, तो आपका दिमाग आप देखेंगे बहुत ही अमेजिंग तरीके से काम करेगा, क्योंकि आपके माइंड में एक बात तो सेट हो गई कि हमें किताब में इस चीज़ के बारे में सिखाया गया है। एक पॉइंट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। जैसे मैं आपको अध्याय 2 में लेके चलता हूँ, अगर अभी यहाँ पे अध्याय 2 में क्या दिया हुआ है पहले हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। बिहार में ब्रिटिश विरोध संघर्ष, 33 पेज नंबर से यहाँ पे हमें पढ़ना है, ठीक है। ये देखिए अध्याय 2, बिहार में ब्रिटिश विरोधी संघर्ष। ब्रिटिश मतलब अंग्रेज जो आए थे हमारे देश में, और विरोधी यानी कि उनका विरोध करना है, और उसमें विरोध करने में कितना संघर्ष लगा, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी है। और सबसे अच्छी बात जो इस किताब की मुझे लगी, यहाँ पे आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताया गया है, यानी कि उसको हाईलाइट करके बताया गया है। ये जो चीज़ें आपको लिखी गई है, ये भारत से मतलब लिखा गया है, भारत के संबंध में कि भारत में क्या था और हमारे बिहार में क्या था, ये चीज़ें यहाँ बताई गई हैं। उसके बाद यहाँ से हमारा बिहार शुरू होता है, प्रारंभिक विरोध। उसके बाद आली गौहर का अभियान, यहाँ पे देखिए बक्सर की लड़ाई, ऐसे सब कुछ यहाँ पे आपको एकदम टॉपिक बाई टॉपिक एकदम सब हेडिंग देकर दिया गया है। वहाबी आंदोलन, यहाँ पे सब कुछ आपको समझ में आएगा। लेकिन अगर आप इसको 50 बार भी पढ़ लेंगे और आप हेडिंग को नहीं समझेंगे, इसके नाम को नहीं समझेंगे, तो ये बहुत ही कम समझ में आएगा। सबसे पहले हमारे दिमाग में ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि इस चैप्टर में हम क्या सीखने वाले हैं। और तीसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ही आपका चैप्टर, जैसे मान लीजिए बिहार ऐतिहासिक संपदा समाप्त हो गया, आपने पढ़ लिया, तो इसका मूल्यांकन करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग मूल्यांकन करने से भागते हैं। मूल्यांकन मतलब हमने इस चैप्टर में क्या सीखा ये हमें पता तो चलना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि हमने बस पढ़ लिया और इस चैप्टर में क्या है क्या नहीं है उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किताब में जो चीज़ें दी गई हैं उसको हमें परीक्षा में लिखना होगा, छोड़ के नहीं आना है। तो हमने इसको पढ़ा तो हमें कितना समझ में आया, उसका मूल्यांकन करना होगा। उसको देखिए, कई लोग बताते हैं कि वीडियो आप देखोगे तो बीपीएससी और यूपीएससी दोनों के बारे में बताते हैं कि आप मेंस की तैयारी साथ में करते चलो। मतलब मेंस की तैयारी से उनका क्या अर्थ होता है कि आप लिखने की प्रैक्टिस करते रहो, लिखने की प्रैक्टिस करते रहो। तो उसके लिए कई लोग क्या करते हैं कि वो अलग से उसके लिए क्वेश्चंस तैयार करते हैं, क्वेश्चन आंसर लिखते हैं, अलग से मेंस की तैयारी करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आपने जो चीज़ें पढ़ी प्रीलिम्स के लिए, उसका मूल्यांकन करने के लिए आपको वो चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। जब वो आप वो लिखेंगे तो मेंस की तैयारी ऑटोमेटिक होती चली जाएगी। अलग से मेंस की तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। जब प्रीलिम्स हो जाए उसके बाद जो 3 महीने 4 महीने बचते हैं उसमें रगड़ के आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले भी आपको ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। अगर पहले से ये चीज़ें समझे रहेंगे तो आपको मेंस में जब आप तैयारी करेंगे तो मूल्यांकन करने में आपको काफ़ी आसानी होगी। मूल्यांकन कैसे करें ये समझिए। देखिए, बिहार ऐतिहासिक संपदा जो है इसके बारे में हमने पढ़ लिया कि ये इसका इतिहास क्या है, स्रोत क्या है, कहाँ से पता चला, कैसे पता चला, इसमें सब कुछ पढ़ लिया। उसके बाद आपको हेडिंग बाय हेडिंग आपको इसका मूल्यांकन करना है, यानी कि आपके दिमाग में इसको पढ़ने के बाद कितनी चीज़ें रह गई, या आप इसको पढ़ने के बाद क्या समझते हैं, आपका अपना ओपिनियन क्या है, उसको आप कॉपी पे लिखिए। लिखने के बाद आप इसको फिर से एक बार रीड कर सकते हैं कि कहीं कोई चीज़ छूट तो नहीं गई। शुरुआत में ही आपको हाइलाइटर से, पेंसिल से और पेन से इसमें कुछ मार्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको जब पहली बार पढ़ें, दूसरी बार पढ़ें, उसके बाद इसका मूल्यांकन करें। मूल्यांकन में आप देखिए कि आपको कितनी चीज़ें याद रह गई और इसमें कितनी चीज़ें छूट गई। जो चीज़ें छूट गई हैं उसको एक बार और रीड करके फिर से आप इसका मूल्यांकन करें, तभी जाके ये चीज़ें आपके दिमाग में सेट होंगी, तभी ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। और किसी भी किताब में रटने की कोशिश ना करें। अगर आप इसको रटने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है इसको हम रट लेते हैं, ऐसा नहीं है। रटिए मत, इसको समझिए। जब आप इसको समझिएगा तो ये आपके दिमाग में एक कहानी के जैसा इंस्टॉल हो जाएगा, कहानी के जैसा बैठ जाएगा। जब ये कहानी की तरह बैठ जाएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है इसको आगे मतलब आगे परीक्षा में लिखने में। अगर आप इसको रटिएगा तो फिर तो समस्या उत्पन्न होगी ही होगी। ठीक है, तो आपको इसको पढ़ना है, इसको समझना है कि ये क्या है। ये हमारा बिहार है, हमारे बिहार के बारे में हमें तो पता होना ही चाहिए।
रटने का काम वो लोग करेंगे जो बिहार से बाहर से एग्जाम देने आते हैं, जैसे जो झारखंड के हैं, उड़ीसा से हैं, महाराष्ट्र से हैं, दिल्ली से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, उनका काम है रटने का। ये हमारा बिहार है और अपने बिहार के बारे में अगर हमें जानकारी नहीं होगी तो किसे होगी? तो हमें जानकारी लेना है कि हमारा बिहार कैसा था और कैसा है और कैसा होगा। ये सारी चीज़ें हमें जानकारी लेनी है, उसका मूल्यांकन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मूल्यांकन करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको अभी एक किताब से मिलाऊंगा जो कि बिहार का तो नहीं है, लेकिन वो मतलब पूरे भारत का इतिहास है वो। ठीक है, उस हिस्ट्री में मैं आपको दिखाऊंगा कि मूल्यांकन कैसे किया गया है। ठीक है, वैसे उसी तरीके से आपको भी मूल्यांकन करना होगा। तो ये बिहार की बात थी, और आगे हम और भी कई सारी किताबों के बारे में बात करेंगे जो बीपीएससी की बुक लिस्ट है, उसमें कौन कौन सी किताबें बहुत ज़रूरी हैं वो आपको पता होना चाहिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, ये बहुत मोटी किताब नहीं है। मैं आपको अपना रूटीन दिखा देता हूँ कि मैं कैसे पढ़ाई करने के लिए, मैंने बीपीएससी की तैयारी के लिए कौन सा रूटीन मैंने इस्तेमाल किया है। ठीक है, आप भी उस रूटीन से काम कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि उस रूटीन से मेरा बीपीएससी फाइनल हो ही जाने वाला है, इस बार नहीं तो अगली बार, क्योंकि ये मेरा पहला एग्जाम है बीपीएससी का। तो मैंने जो रूटीन बनाया है, जो टाइम टेबल बनाया है, वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक सैमसंग का छोटा सा फ़ोन है। ठीक है, इसको मैं अनलॉक कर लेता हूँ, और ये हमारा फ़ोन अनलॉक हो गया है। उसके बाद यहाँ पे आइए, यहाँ पे मेमो मैंने बना रखा है कि कौन से समय में कौन सा पढ़ना है। ठीक है, ये देखिए 7 बजे से 10 बजे तक सुबह, यहाँ पे देखिए दिख रहा है, ये देखिए सुबह 7 बजे से लेके 10 बजे तक मुझे क्या करना है, एनसीईआरटी को रीड करना है। एनसीईआरटी मतलब जो इतिहास है, भूगोल है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, इन चीज़ों को मुझे यहाँ पे रीड करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 7 बजे से लेके 10 बजे तक, क्योंकि सुबह में जब आप जगते हैं तो आपको और भी काम होते हैं, जैसे कि मतलब फ्रेश होना होता है, और आपको एक्सरसाइज करने होते हैं। जगने में भी कई बार बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे 7 बजे से लेके 10 बजे तक एनसीईआरटी को रीड करना है। देखिए 3 घंटा बहुत होता है एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए, लेकिन अगर हम पढ़े तो ऐसे फालतू में नहीं कि इधर का काम उधर बहाना बना लिए कि उधर काम जा हो रहा है हमारा, उधर जाना, ये वो नहीं। ठीक है, तो 7 बजे से 10 बजे तक हमें एनसीईआरटी को रीड करना है। ठीक है, उसके बाद जो अगला आप देख सकते हैं 10 बजे से लेके 1 बजे तक मैंने मैथ और रीजनिंग के लिए, दोनों के लिए दिया हुआ है। अगर मुझे मेरा मन किया कि मैं केवल मैथ बनाऊंगा तो मैं 10 से 1 मैथ बनाऊंगा या केवल रीजनिंग बनाऊंगा, ये डिपेंड मेरे ऊपर करता है। ठीक है, तो 10 बजे से लेके 1 बजे तक हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे रीजनिंग और मैथ को यहाँ पे हम पढ़ेंगे। उसके बाद 1 बजे से 3 बजे तक सेट लगाना है। सेट मतलब कि जैसे हमने एनसीईआरटी पढ़ ली तो उसके बारे में हमें कितना पता चला नहीं चला, तो हम बीपीएससी का एक सेट लेंगे और उस बीपीएससी के सेट को हम यहाँ पे लगाएंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है। हमें अपना मूल्यांकन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 से 3 सेट लगाएंगे, और सेट में केवल ये नहीं है कि सेट लगाए और छोड़ दिए, नहीं नहीं, उसका मूल्यांकन, उसमें जो उत्तर हमारा गलत हो गया उसके बारे में वहाँ पे पढ़ना, उसको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। जब आप उसको ऑन द टाइम सॉल्व करेंगे तो वो आपके दिमाग में हमेशा के लिए बढ़ जाएगा, रह जाएगा। ठीक है, तो 1 से 3 सेट। 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक यहाँ पे मैंने दिया हुआ है 1.5 घंटा बिहार के लिए। बिहार बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिहार को 1.5 घंटा बहुत होता है। 1.5 घंटे में आप बहुत कुछ बिहार में पढ़ लेंगे, और एक ही दिन में कोई चीज़ नहीं आपको ख़त्म करनी है, धीरे धीरे आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आप एक ही दिन में एकदम टॉप लेवल तक, हिमालय की चोटी पर जाके बैठ जाइएगा, नहीं। अरे धीरे धीरे पढ़ना है, हमें धीरे धीरे चीज़ों को समझते रहना है, धीरे धीरे उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, हमें जल्दी जल्दी पढ़ के भागना नहीं है, हमें आराम से पढ़ना है, उसको समझना है, उसकी प्रैक्टिस लगानी है, तब जाके हमारा बीपीएससी क्लियर होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं 9:30 बजे तक, 7 बजे से 9:30 बजे तक राइटिंग और लुसेंट। मतलब देखिए, अगर आपने बीपीएससी देने का सोचा है और आप लुसेंट छोड़ देंगे तो फिर तो बहुत दिक्कत है। लुसेंट के बारे में भी हम बात करेंगे आगे, जैसे मैंने बिहार के बारे में आपको पूरा समझाया है, वैसे मैं लुसेंट के बारे में भी आपको पूरा डिटेल दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राइटिंग मतलब यहाँ पे हमें प्रैक्टिस भी करना होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेंस की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है साथ में। तो हम क्या करेंगे, जो चीज़ें हम दिन भर पढ़ेंगे हम उसी को लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि हम कोई चीज़ अलग लेकर क्वेश्चन आंसर बैठ जाएंगे, नहीं। जो चीज़ें हमने पढ़ा है दिन भर हम उसी को रीड करेंगे, उसी को पढ़ेंगे, ताकि हमारी राइटिंग की भी जो प्रैक्टिस है वो चलती रहे। तो यहाँ पे हम राइटिंग करेंगे, और साथ में हम लुसेंट भी, अगर टाइम मिला तो लुसेंट पढ़ लेंगे, और नहीं तो लुसेंट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पे राइटिंग के साथ लुसेंट इसलिए लिखा है क्योंकि मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, लुसेंट को भी पढ़कर उसके बारे में लिखने वाला हूँ, ताकि मेरी लुसेंट भी क्लियर हो जाए और उससे मेरा प्रैक्टिस भी जो मेंस का है वो होता रहे। पीटी की तैयारी के लिए लुसेंट बहुत ज़रूरी है, याद रखिएगा। इसके बारे में हम और कभी फिर एक बार वीडियो ज़रूर बनाएंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए कि लुसेंट को कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है और कितना पढ़ना है। ठीक है,
और उसके बाद बस यहीं पे मेरा जो रूटीन है वो ख़त्म हो जाता है। 9:30 बजे के बाद मैं खाना खा के, और आप सोच सकते हैं सो जाता हूँ मैं, क्योंकि सुबह में हमें फिर से अपनी इस रूटीन को कंप्लीट करना होता है। 7 बजे से हमें जगना होता है। 5 बजे मैं जगता हूँ, मैं कोई 4 बजे 3 बजे नहीं जगता हूँ, 5 बजे जगता हूँ। 5 से 6 और 6 से 7 में ये एक्सरसाइज और जो भी मतलब नाश्ता करना होता है वो सारी चीज़ें मैं क्लियर कर लेता हूँ। उसके बाद 7 बजे से लेके 10 बजे तक मैं एनसीईआरटी को पढ़ता हूँ। उसके बाद 10 से 1 मैथ, 1 से 3 सेट, और आगे जो भी मैंने आपको रूटीन बताया बस वही रूटीन है जो कि मैं फॉलो करता हूँ, ठीक है। तो और ये मेरे पास देखिए सादा मोबाइल है, बहुत ही अच्छा है, और इसको मैं यूज़ करता हूँ अपने पर्सनल लाइफ के लिए। मतलब ये बहुत ज़्यादा, मतलब मैं एंड्रॉयड इस्तेमाल नहीं करता हूँ, केवल वीडियो बनाने के लिए मैंने एंड्रॉयड इस्तेमाल किया है, और किसी भी काम के लिए नहीं। बहुत सारे लोग ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं तो पहले आप हार्ड कॉपी पढ़ लो। बहुत सारे लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं, ये डाउनलोड कर लेते हैं, वो डाउनलोड कर लेते हैं, उस कोचिंग का, इस कोचिंग का, दृष्टि का, अध्याय अध्याय का, विजन का। अरे पहले हार्ड कॉपी तो पढ़ो। जो कॉपी पहले जो किताब आपको मिल रही है वो तो पढ़ाई हो नहीं रही है, पहले ही पीडीएफ में और इसमें सब घुस जाते हो। नहीं, पहले इसको कंप्लीट करो। जब ये पूरा हो जाएगा तो आप देखोगे कि बिहार के बारे में जितनी भी पीडीएफ, जितने भी कोचिंग से पीडीएफ मिलते हैं, उसको जब आप डाउनलोड करोगे तो आप एक बात देखोगे, ये सारी सारी चीज़ें तो मैं पढ़ चुका हूँ। पहले आप हार्ड कॉपी को ख़त्म करो, और ये बिहार केवल 1 महीने में ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छे तरीके से पढ़कर 1 महीने में ये बिहार ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आप दोबारा प्रैक्टिस कर सकते हैं, कम से कम 5 बार तो इसको आपको रीड करना चाहिए, ताकि वो चीज़ें आपको पता चलती रहें, ठीक है, आपके दिमाग में सेट होती रहे। अब बात कर लेते हैं, मैंने बताया था आपको कि मैं मूल्यांकन के बारे में बताऊंगा कि मूल्यांकन कैसे करना है। तो अभी हम बिहार को हटाते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं मध्यकालीन भारत का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास। ये ग्रेजुएशन की बुक है। 1206 से 1764 तक के बारे में इसमें दिया गया है, ठीक है। ये किताब बहुत ही अच्छी है। पॉलिटिकल एंड कल्चरल हिस्ट्री ऑफ मिडाइवल इंडिया है ये। मैंने जो चैप्टर निकाला है वो है, यहाँ पे देखिए, सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था। यहाँ पे बीच में मेरा अलार्म बज गया। यहाँ पे मैंने आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैंने अपने टाइम पे अलार्म सेट किया हुआ है। 7 बजे अब मेरी एनसीईआरटी को पढ़ने का समय हो चुका है। तो ये वीडियो बहुत ही कुछ सेकंड में ख़त्म करके मैं अपनी एनसीईआरटी को अब रीड करना शुरू कर दूंगा, वो भी पीसफुल माइंड से, शांति से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, मैंने जो चैप्टर निकाला है इसका मूल्यांकन यहाँ पे दिया गया है। ये बहुत ही छोटा में इसका मूल्यांकन है। मूल्यांकन छोटा ही होना चाहिए, जिसको हम सारांश कहते हैं। अगर कोई पूछ दे कि आपने जो चैप्टर पढ़ा उसमें आप छोटा सा, अगर उसको आप संक्षेप में बताएंगे तो कैसे बताएंगे, तो वो चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। तो वैसे ही आपको पढ़ना है और उसका संक्षेप में मूल्यांकन करना है कि आपको उससे क्या पता चला। मान लीजिए कि कोई आपसे पूछ रहा हो कि आपके बिहार के ऐतिहासिक संपदा तो आपने पढ़ लिया 10 घंटे लगाकर, आपने इससे सीखा क्या। अगर आप मुझे समझाना चाहें कि बिहार की ऐतिहासिक संपदा क्या है तो आप कैसे समझाएंगे। तो वही चीज़ें मूल्यांकन होती हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही था। बिहार के बारे में मुझे आपको बताना था कि बिहार आपको कैसे पढ़ना है, कैसे आपको बिहार को समझना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और आगे शेयर करना। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। ये मेरे चैनल पे पहली वीडियो है बीपीएससी के थ्रू बिहार एक परिचय। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।